हाँ जी बेटा। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपके पास पैकेजिंग, लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो उसके बाद पैकेज तो वही होता है, लेकिन साथ में हमने कंपनी का नाम भी तो लिखा होता है। अब बताओ कंपनी के नाम के साथ साथ और क्या आपको लिखा हुआ नजर आता है लेबल के अंदर? सपोज करो आप एक परफ्यूम खरीदते हो, परफ्यूम के ऊपर लिखा होता है ना कि नॉट टू बी यूज्ड नियर द फायर। और कभी कभी Yes, आपने sir. किसी चीजों के साथ में देखा होगा नॉट टू बी यूज्ड बाय द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 years और 3 years और 5 years, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इफ दीज काइंड ऑफ आइटम्स आर रिटन, दैट इज नोन एज लेबलिंग। ठीक है, दैट इज अ पैकेजिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो होती है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब अ लेबल इज गिवन टू द प्रोडक्ट, हाउ इट कैन बी यूज्ड, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द मटेरियल, व्हाट इज द इनपुट इन यूज्ड, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना उसका वेट है, कितना उसका प्राइस है, ठीक है, किस कैटेगरी के वो प्रोडक्ट है। इन सब चीजों को जहां पर लिखा जाता है उसका नाम हमारा क्या होता है? लेबलिंग। बताओ, बात क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब ये लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग हमारे को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट क्या है। लेबलिंग हमारे को प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है, हमारा किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, कितना उसका यूज है, क्या हम उसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे। इन सब चीजों की जो डिटेल देना होता है उसका नाम क्या होता है? लेबलिंग। ठीक है, तो लेबलिंग हमारा वो पार्ट होता है प्रोडक्ट का जो कि हमारा डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और वो ये बताता है कि प्रोडक्ट को आपको यूज करना है तो कैसे आपको यूज करना है, प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, किस ग्रेड की वो प्रोडक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, सो दैट इज नोन एज लेबलिंग। अब ये लेबलिंग के अंदर आपके बेटा एक ही चीज है, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, बस। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, और ये बहुत सिंपल है। आप इसके सिंपली से लाइन याद कर लो, DIG हैज पावर्स। ठीक है, DIG हैज पावर्स, DIG के पास पावर्स है, DIG के पास पावर्स है, इसको कैसे करोगे आप? DIG हैज पावर्स, D फॉर IGHP, तो D से लिखो आप अपने वर्ड, डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। D for describe the product, I for identification of the product, या identity of the product or brand, ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। G फॉर ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हमें बताता है प्रोडक्ट की ग्रेड क्या है। ठीक है, H फॉर हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, helps in promotion of the product. Then P for provides information required by law, provides information required by law. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमारे लॉ के थ्रू जरूरी है कि हमें क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से उसको यूज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, डन बेटा। ठीक है, इसको कॉपी करो रेडी।
हाँ जी, मैं कर लिया बेटा कॉपी। यस सर। सो दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एटसेट्रा। अब आप इसके एक बार मुझे बता दो, इसके अंदर कोई और डाउट है? आप एक बार चाहो तो डिटेल को इसको रीड करो और मुझे बता दो कि डाउट अगर आपको आ रहा था। एंड दैट कवर्स वन ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट के बारे में चीजें जितनी भी थी वो सारी कवर अप हो चुकी हैं इसके अंदर। सर एच पॉइंट में लिखा हुआ है कि लेबलिंग हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कैसे? बेटा अगर मानो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लिखा हुआ है तभी तो आप पता लगा पाओ। जैसे मान लो मेरी वाइफ जब कभी मुझे कहती है कि केचप ले आना, अब वो सिर्फ ये नहीं कहती केचप ले आना, वो कहती केचप वो लाना जिसके अंदर ओनियन ना होता हो। ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगे भी कौन सी प्रोडक्ट के अंदर ओनियन है कौन से अंदर नहीं है? बताओ। ओके सर। अब मैं उसका लेबल पढ़ूंगा, उसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी होंगी उसका इंग्रेडिएंट पढ़ूंगा तभी तो जाके जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे उसी को देख के पता लगता है भी क्या अंदर है क्या नहीं है। ठीक है, तो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। और मुझे उसको प्रमोट करने की, जैसे मानो ऐड करना है, अब मान लो वो उस चीज की प्रमोशन भी तो कर रहा है ना कि प्रोडक्ट क्या है अंदर। अब उसी के हिसाब से मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। अगर मानो मुझे ही नहीं पता होगा प्रोडक्ट अंदर क्या है तो मैं कहूंगा भैया अंदर क्या है, कहेगा भाई साहब अंदर तो केचप है। मैं पूछूंगा कौन सा केचप है, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं अगर मुझे पूरी डिटेल नहीं पता होंगी तो। क्योंकि केचप भी एक तरह का थोड़ा ना आता है, केचप भी 10 तरह के आते हैं। तो हर प्रोडक्ट अंदर किस तरीके की है, जैसे अब मानो मुझे जूता चाहिए, अब जूते का डब्बा हो एकदम पैक और ऊपर लिखा हुआ जूता, तो क्या मैं खरीदूंगा? अब जब तक जूते का साइज ही नहीं पता होगा मेरा जूता अंदर कितने साइज का है, अगर मानो मुझे 8 नंबर का जूता आता है, 7 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है, तो उसी के हिसाब से जूते खरीदूंगा ना बेटा। हाँ जी, डन। सर बट इससे प्रमोशन कैसे हो रही है? हाँ, अब ये देखो, अब अगर हम प्रमोशन करेंगे तो जब कभी आप प्रमोट करोगे अपनी प्रोडक्ट को, एडवर्टाइज करोगे, तो बताओगे ना हम किस किस साइज की प्रोडक्ट बेचते हैं। whenever you will promotion the product, whenever you product promote the product, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट होंगे अंदर जो लिखे होंगे उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्ट होगी। मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि इसी के कारण प्रमोशन होती है, हमने कहा ये प्रमोशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे प्रमोशन हो रही है इससे, हम इससे कह रहे हैं अट्रैक्टिव। देखो अब मानो कई बार आपने देखा होगा प्रोडक्ट जब कभी आप लेने जाते हो उसके बाद लेबलिंग कैसी हुई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जब खरीदने जाते हो तो देखते हो अट्रैक्टिव पैकेजिंग है या नहीं। पैकेजिंग अगर घटिया होगी आप उस प्रोडक्ट को, जैसे मानो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो अगर घटिया सा लगा हुआ है, जैसे मैं सपोज करो भी आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कल खरीदने गया शक्कर, देसी खांड। अब देसी खांड जब मैं खरीदने गया तो वहां पर एक थी व्हाइट कलर के पैकेट में, सिंपल पॉलिथीन जैसे पन्नी होती है ना उसके अंदर थी, और दूसरी एक थी जिसके ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था, उसके इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए थे, वो भी लगा था। तो बताओ मुझे कौन सी बेटर लगेगी? सर सेकंड वाली। सेकंड वाली, क्यों? जबकि उसमें तो कुछ करा भी नहीं हो, उसमें क्या किस तरीके से मेरे को हेल्प कर रहा है बताओ। तो लेकिन फिर भी मैं वही सर खरीदूं। इसमें लेबलिंग हो रही हाँ, उसके लेबलिंग ढंग से हो रखे, तो प्रमोशन करने के काम आ गया ना वो, उस लेबलिंग के है। कारण यस सर। प्रोडक्ट की क्या हुई, प्रमोशन हुई। ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट खरीदने में फायदा हुआ। अगर वो लेबलिंग नहीं होती तो मैं खरीदता भी नहीं, जैसे मैंने खरीदी ही नहीं कल। मैं खरीद के वो कौन सी वजह है, कंपनी वाली खांड खरीद के लाया, जबकि वो महंगी थी। जो लोकल खांड यस वो दे रहा सर। था वो दे रहा था 50 रुपए किलो, वो दे रहा था 65 रुपए किलो। मैं 65 वाली लेकर आया, क्यों? क्योंकि दिमाग में अटैच है ना, कंपनी की प्रोडक्ट है अच्छी होगी। ऐसा होता है ना कि कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी होगी बाकी की प्रोडक्ट खराब होगी। डन। यस सर। ओके, और देन कम टू द नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ हो गया। डन। सो देखो अब मैं ना आपको कुछ एक बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। प्रियंका चोपड़ा आई फिर चलेगी। सुनो,
देखो बेटा, अगर मान लो आपको कोई एक बिजनेस करना है, यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनी प्रोडक्ट बिजनेस, सपोज एनीथिंग, व्हाटएवर यू डूइंग, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो आप उस चीज की क्या करोगे? मार्केटिंग करोगे। अब मार्केटिंग में मान लो आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे दिया, आपने अपनी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई, उसका एक ब्रांड नेम रखा, उसकी लेबलिंग की और उसकी पैकेजिंग की, और आपने वो प्रोडक्ट अपने किसी गोदाम में रख दी जहां पे आप बना रहे हो, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बस क्या आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी सारी? No, sir. Whether the customer will come to know about your product? No and never. तो क्या मार्केटिंग करने में सिर्फ प्रोडक्ट एक अच्छा रोल प्ले करती है आपकी प्रोडक्ट को बेचने में? Not always. Am I right? Not always. That means you are not Yes, you sir. are not going to get the good price because of this. Quite possible. That means you may or may not get the good price. That product जो होती है हमारी, उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, not the only thing that we should take care of. If you are only taking care of the product, you are not a good businessman. How you will be a good businessman? When you will also concentrating on the price. भाई अगर मानो को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके प्राइस के ऊपर भी ध्यान दो। अब प्राइस को ध्यान देने का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ आपने अपने प्राइस दिखाई कर दिया, मैं तो प्रोडक्ट इतने की बनाई है, मैं इतने की बेचूंगा, ठीक है, और मैं तो इसके अंदर 100% का मार्जिन रखूंगा। बाद में पता होगा भी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे कम पे बेच रहा है, कॉम्पिटिटर कुछ और प्राइस पे बेच रहा है, आप किसी और प्राइस पे बेच रहे हो। क्वाइट पॉसिबल। यानी कि if your competitor and you both are not selling at the same price, that means you will not be able to sell your product. ये भी मैटर करता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे तो ये भी देखोगे ना कि भाई मेरी प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है। हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर बिल्कुल मार्केटिंग ना करता हो, और कई चीजें ऐसी होती है मार्केटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्रोडक्ट बिकती नहीं, डिपेंड करता है। तो यानी कि आपको अपना प्राइस ये देख के रखना पड़ेगा मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। दूसरी बात, मेरी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कितने, अगर कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं तो अपना प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा, अगर कॉम्पिटिटर बहुत कम है तो अपना प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, राइट। नंबर 3, आपको ये भी देखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसमें आपकी यूटिलिटी कितनी है, डिमांड कितनी है। कोई प्रोडक्ट ऐसी जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, नेसेसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे? अगर उस प्रोडक्ट की नेसेसिटी बहुत ज्यादा है तो प्राइस आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट की यूटिलिटी कम है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस अकॉर्डिंगली कम चार्ज करना पड़ेगा। जैसे वो प्रोडक्ट कभी कभार डिमांड में आती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो रेगुलर बेसिस पे डिमांड में आती है। So that also depends. So that means whenever you are going to charge any price, it also depends what kind of good it is, whether it has a more utility, more demand, or sometimes the goods are not in the fashion, जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा नहीं, तो क्या करोगे? आप फिर कम प्रोडक्ट को बेच पाओगे या कम प्राइस चार्ज कर पाओगे। यानी कि while deciding the price, you have to decide what kind of product it is, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी डिमांड कैसी है, इसके हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर एक बात आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो, ये भी देखना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट की खुद की स्ट्रेटेजी क्या है, आप प्रोडक्ट बेचना क्यों चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आप किसी मंदिर के बाहर अगर दुकान लगाते हो तो आप क्या सोच के लगाओगे? प्रॉफिट कमाने के लिए या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? सर प्रॉफिट के प्रॉफिट के लिए। तो आप वहां चैरिटी तो नहीं करना चाहते ना, भाई बिजनेस कर रहे हैं वहां पर भी हम तो। लेकिन जो लोग वहां पे जाके हलवा पूड़ी बांट रहे हैं, क्या वो लोगों को बोलेंगे भाई हलवा पूड़ी ले लो और मुझे पैसे दे दो? अब उनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। वो तो पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे, या अगर पैसे चार्ज करेंगे हो सकता है कि महंगी चीज दे रहे हो तो सस्ते में दे रहे हो कुछ, कि भाई चल ठीक है हमें तो चैरिटी करनी है, हम तो लोगों का भला चाहते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, यू विल चार्ज लेसर प्राइस। इफ योर मोटिव टू अर्न हायर प्रॉफिट, देन यू विल चार्ज द हायर प्राइस। दैट मींस व्हाट आई मीन टू से, whenever a business is being run and the price is decided, the prices of the product are decided on many motives. Number 1,
what is the criteria why you are going to charge the product. Number 2, कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, मार्केटिंग की पॉलिसी क्या है आपकी, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कितनी यूज कर रहे हो आप, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड कितनी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, अगर यूटिलिटी ज्यादा तो आप हायर प्राइस कमांड कर सकते हो, अगर डिमांड कम है और उसकी यूटिलिटी बहुत कम है तो आपको कम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, राइट। तो एक आपको जब मार्केटिंग करोगे तब अपनी प्रोडक्ट तो बढ़िया बनाओगे ही बनाओगे, उसमें ब्रांडिंग भी रखोगे, लेबलिंग भी रखोगे, पैकेजिंग भी करोगे, एवरीथिंग यू विल डू, बट यू हैव टू आल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइस। सपोज अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया लेकिन प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? बताओ। हाँ जी, मैं नो सर। नहीं, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर खाली कॉन्सेंट्रेट करा, प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, योर बिजनेस मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल, राइट। नाउ द अनदर थिंग इज, सपोज आपने प्रोडक्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट कर दिया, प्राइस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर दिया, आपने प्राइस भी कम से कम रखा, प्रोडक्ट भी बढ़िया से बढ़िया बनाई, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं करी, किसी बंदे को बताया नहीं मेरे पास प्रोडक्ट है क्या। आप एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में माल बनाया, अच्छी प्रोडक्ट रखी, अच्छा उसका प्राइस रखा, बताया कहाँ किसी को? यानी कि आपने अगर मानो अच्छे से उसकी प्रमोशन नहीं करी तो क्या आपकी प्रोडक्ट बिक पाएगी? अब प्रमोशन के अंदर कई सारी चीजें आती है, प्रमोशन में कई सारी चीजें आती है। नंबर 1, जैसे कि प्रमोशन कई तरीके से होती है, पर्सनल सेलिंग, एक होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है सेल्स प्रमोशन, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था पब्लिक रिलेशन, एम आई राइट। तो प्रमोशन करने के कई सारे तरीके होते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। या तो पर्सनल सेलिंग करोगे, मतलब आपने क्या करा, अपनी प्रोडक्ट बनाई, उसका अच्छा सा प्राइस रखा, अच्छी सी प्रोडक्ट बनाई, बहुत ही बढ़िया ब्रांड नेम रखा, उसकी लेबलिंग करी, पैकेजिंग करी, सब कुछ करा। अब आपने एक बंदा जाके खड़ा कर दिया, मानो आपकी प्रोडक्ट है कुछ लोगों की बॉडी से रिलेटेड, जिससे लोगों को बॉडी को कुछ फायदा होता, तो आप क्या करोगे? केमिस्ट की दुकान या कन्फेक्शनर की दुकान के सामने बंदा खड़ा कर सकते हो अपने, या अपनी दुकान खोल सकते हो, वहां पे 4-5 अच्छे खासे सेल्समैन रख सकते हो, दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग, एम आई राइट। जब तक आप इस तरीके का कोई काम नहीं करोगे, आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे लगेगा? आपने कई बार देखा होगा, नई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, केमिस्ट की दुकान के बाहर एक वो कैनोपी सी लगा के लोग खड़े हुए होते हैं, देखा आपने? खड़े होते हैं Yes, केमिस्ट की sir. दुकान के बाहर, कई दुकानों के बाहर कैनोपी लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं होता, जब लोग बार बार वहां से गुजरेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा ये प्रोडक्ट भी, अच्छा ये प्रोडक्ट भी है, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदना पड़ता है। हाँ जी बोलो। सर जो प्रोडक्ट जैसे ईटेबल्स होते हैं ना, तो उनको हाँ, मतलब टेस्ट भी करवाते हैं उनका। टेस्ट भी करवाते हैं, तो इसी टेस्ट करवाते हैं ताकि उसकी प्रमोशन हो सके, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में जो बंदा होता है ना, वो आपकी डिमांड के बारे में पता लगाता है, रिकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है। पर्सनल सेलिंग में बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आपकी शक्ल देख रहा है, आपसे पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है और उस प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली बता रहा है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आपको क्लैरिटी भी क्लियर करके देता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, क्या आपकी नीड को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, लाइक दैट। लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक बंदा बस अपनी पैसे की प्रोडक्ट की ऐड करना चाहता है, वो टीवी में जाके, रेडियो में जाके, न्यूज़पेपर में जाके ऐड देता है, एक स्पॉन्सर कहते हैं जिसको, हम स्पॉन्सर करी उसने एक ऐड, ठीक है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, लेकिन इसमें आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता प्रोडक्ट का। यानी कि टीवी में अगर ऐड आ रही तो बंदा आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा ना, यानी कि यहाँ पर इम्पर्सनल सेलिंग होती है। इम्पर्सनल मतलब बंदा पर्सनली आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, कैसे बेच रहा प्रोडक्ट? इम्पर्सनल सेलिंग हो रही है, यानी कि इम्पर्सनल आपको एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है, बंदा आपके सामने नहीं आ रहा है, यू हैव टू जस्ट बाय द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन इन द टीवी, न्यूज़पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? गॉट इट? हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. देन इट इज एडवर्टाइजमेंट, देन सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होती है? मानो आपने अपनी प्रोडक्ट बना दी है, आपने अपनी प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत अच्छा रखा, आपने अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी करी, लेबलिंग भी करी, पैकेजिंग भी करी, सब कुछ करा आपने, लेकिन अब आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करा जाए? भाई आप पर्सनल सेलिंग भी कर दोगे तो भी बंदा को इससे खरीद के राजी नहीं हो रहा। जब तक किसी बंदे को वैल्यू नजर नहीं आएगी, वैल्यू कैसे नजर आएगी? जब वो लोग एक के साथ एक फ्री, ऐसा कुछ बोलोगे ना कि भाई एक के साथ एक फ्री है, या टीवी के साथ बीवी फ्री है,
कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा हो साथ में। जैसे के साथ ये लोगे तो जैसे कंप्यूटर खरीदा तो पेन ड्राइव फ्री है, या कंप्यूटर खरीदो हार्ड डिस्क फ्री है, या टीवी के साथ कुछ ना कुछ और चीज फ्री है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर खरीदने के तो पता होगा जिसके माइक्रोवेव फ्री दे रहे हैं। कुछ भी छोटी सी चीज, एक बड़ी सी चीज आपके उसके साथ में मिल रही है तो आपको लगेगा वैल्यू है, यार बहुत बढ़िया चीज है। आपने देखा एक कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल रही है तो आप फटाफट से कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हो ना जाके। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट साथ में मिल रहा है जिससे आपको वैल्यू क्रिएट हो, जिसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। बताओ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. So that is known as sales promotion, promotional activity. Then comes personal selling. पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन तो मैंने कुछ दिन आपको एक्सप्लेन कराई था पूरा का पूरा कि पब्लिक रिलेशन में क्या क्या होता है, रिमेम्बर? Yes, sir. स्कूल वाले एग्जांपल जो था। हाँ, और जो मैंने आपको बताया था, हम किसी जगह पे हम बच्चों का कोई गेम स्पॉन्सर कर देते हैं, या कोई अगर जैसे कोरोना की दिक्कत थी तो कोरोना वैक्सीन लगवा दी हमने बच्चों को। इस तरह का कुछ भी काम करना हमारा क्या होता है? सर कोविड में सोनू सूद ने भी तो करा था ना पब्लिक हाँ, सभी जितने भी बहुत सारे लोगों ने बहुत से काम किए थे, तो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है कई के आए थे, और अभी तक वो बहुत काम करता सोनू सूद। ठीक है, जबकि वैसे विलेन के रोल में आता है लेकिन वहां पर बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। अब ये जितने भी आते हैं हमारे किसके अंदर, ये जो हमारा कौन है, कपिल शर्मा के शो में, वो सब अपनी प्रमोशन करने के लिए तो आते हैं और किसी आते हैं ताकि लोगों को पता लगे उनकी प्रोडक्ट का कि हम क्या कौन सी पिक्चर आ रहे हैं, उसके क्या क्या सीन होंगे, कौन कौन से कलाकार हैं, क्या क्या करने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक सेल्स प्रमोशन का तरीका होता है। देन देयर इज अ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन में आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। हाँ जी, ठीक है। यस सर। तो अब मान लो आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करी, लेबलिंग भी करी, पैकेजिंग भी करी, प्राइस भी अच्छा रखा, प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर दी, लेकिन आप रहते हो दिल्ली में, प्रोडक्ट बिक रही है पंजाब में, आप ले लोगे प्रोडक्ट? नो सर। एड बहुत आती, टीवी में एड तो बहुत आ रही है, उसका प्राइस भी अच्छा है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी रखा, अगर टीवी में बहुत एड आ रही है, दिन रात एड आ रही है, आप रहते हो दिल्ली में, प्रोडक्ट बिक रही है पंजाब में, खरीद लोगे? नो सर। जब तक आपको प्रोडक्ट मिली नहीं तो आपको फायदा क्या हुआ? भाई आप रोज सुबह देखते हो यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरा बड़ा मन है उसको लेने का, लेकिन वो बिक रही है कहाँ? पंजाब के अंदर, और उसको भिजवाने का भी उन्होंने कोई तरीका नहीं रखा हो, बस वहां की एड आ रही है रोज टीवी में, जी प्रोडक्ट में ये है, प्रोडक्ट में ये, इससे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी, इसका इतना फायदा, इसका इतना फायदा। अब आप पंजाब तो नहीं जाओगे लेने के लिए, 200 रुपए की प्रोडक्ट है वो सिर्फ, या 500 रुपए की प्रोडक्ट है, लेने कौन जाए? पता लगा आने जाने की कॉस्ट ही 2000 लग रही है, वेदर यू आर गोइंग टू बाय इट। तो बताओ, आपकी मार्केटिंग फेल हो गई ना सारी? यस सर। मार्केटिंग सारी की सारी फेल हो गई कब? जब आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं करा। ठीक है, तो लास्ट चीज आपको मार्केटिंग में और क्या ध्यान देने की जरूरत है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो भी सब कुछ बेकार हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन, कि आप उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। भाई मानो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही खराब है, आपकी कोई कांच की प्रोडक्ट है, आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, सारी चीज टूट फूट के घर पहुंचती है, क्या भी कभी मंगवाओगे कभी आप? नो सर। नहीं। अब मानो आपने डिसाइड कर लिया हम दिल्ली में भी प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वह जो ट्रांसपोर्टेशन आती है, आपने प्रोडक्ट मांगा आज, आ रही है 3 महीने बाद, तो भी आप नहीं लोगे। भाई कहोगे मेरे को जरूरत तो भी है, प्रोडक्ट आएगी 3 महीने बाद, तो आप थोड़ा प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट का सबसे पहली बात, आप किस तरीके से फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन का चैनल कैसा है, आप उस प्रोडक्ट को स्टोरेज कैसे करते हो। स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, ठीक है, क्या आपको वेयर हाउसिंग पे ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है? भाई जब प्रोडक्ट ऑर्डर होगी तभी बनाना शुरू करोगे क्या? नहीं, आपको प्रोडक्ट को ऐसे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही प्रोडक्ट की कोई आपके पास ऑर्डर आए, आप उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सको। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। नंबर 1, आपके पास ऑर्डर आते कैसे। नंबर 2, आप उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसे करते। जैसे आप आज अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते, बड़े सोच समझ के जवाब देना। आप अभी जाओ अपने मोबाइल के अंदर और एक बार उसके अंदर डालो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है,
आपको दसियों जगह नजर आएगी वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, कम से कम 10 जगह पे नजर आएगी। लेकिन आप बताओ ऑर्डर कहाँ पे करोगे अगर आपको ऑनलाइन सर प्रोडक्ट जिसकी ड्यूरेशन कम हो। नहीं, ड्यूरेशन को गोली मारो, पहले मुझे सोच समझ के जवाब दो, ऐसे बगैर सोचे समझे जवाब मत दो। आप जैसे ही आपके दिमाग में ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाने की बात आती है, आप बताओ कहाँ से प्रोडक्ट मंगवाते हो? सर अमेज़न। अमेज़न। क्यों अमेज़न भाई? बाकी जगह भी तो है, बाकी जगह भी तो अमेज़न से क्यों मंगवाते? क्योंकि आपको एक तो ट्रस्ट है उसके ऊपर, भाई पैसे कभी कोई दिक्कत आ जाए पैसे वापस मिल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, भाई आज ऑर्डर करो कल तक आपके प्रोडक्ट आ जाती है, 2 दिन में ऑर्डर प्रोडक्ट आता है। जैसे ही बोलेंगे आपको प्रोडक्ट इस दिन मिलेगा, उसी दिन ही मिलेगा आपको प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होगा ऑर्डर आप आज कर रहे हो तो पता अगर महीने बाद प्रोडक्ट आ रहा है, कभी 15 दिन बाद आ रहा है। लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप ऑर्डर करोगे, कोई गारंटी नहीं आपके पैसे डूबेंगे नहीं डूबेंगे, हो सकता है आपके पैसे डूब जाए, आप पेमेंट भी कर दोगे, पैसे पता है प्रोडक्ट भी नहीं आया, पैसे भी नहीं आए। 2-3 जगह ही ऐसी है जहां से आप प्रोडक्ट मंगवाते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, है ना। बाकी जगहों पे आपने कभी ट्राई भी नहीं, मीशो हो गया, वहां पे भी एक लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है कि प्रोडक्ट अच्छी होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली होती है, सस्ती भी होती है, बढ़िया भी होती है, तो मीशो हो गया। लेकिन बाकी सब जगहों पर क्या है, हजारों वेबसाइट्स है, हजारों की तादाद में दुनिया बेच रही है, लेकिन कोई खरीद के राजी नहीं है वहां से। रीजन क्या होता है भाई? अब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या लगा रहे हो, बहुत बड़ा मैटर है कि आपकी ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसी है। अगर आप ऑर्डर जैसे ही आता है इमीडिएटली प्रोसेस करना शुरू करते हो, थोड़ी देर बाद में आपको ऑर्डर आता है। मैं कहता हूँ मुझे तो इस समय बहुत बढ़िया लगता है जो आजकल बहुत सारे स्टोर्स खुल गए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करो 10-15 मिनट में घर पे खाना आ जाता है। खाना छोड़ो, हमारे घर की जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती है, कन्फेक्शनरी की चीजें, ठीक है, जैसे आजकल इसी में चल रहा है स्विगी में, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया। स्विगी मेरे घर के पास स्विगी है, मतलब रात को 12 बजे भी ऑर्डर करता हूँ ना तो कहता था 10 मिनट्स का टाइम दिखाता है। मेरे घर से जहाँ 2 चौक दूर है, इतनी जल्दी तो मैं भी जाके नहीं जा सकता, कुछ जितनी जल्दी वो पहुंचा देता है। मेरी वाइफ जैसे मुझे कुछ बोलती है घर के अंदर कि भाई आटा खत्म हो रहा है, मैं ठीक है फिर देखता हूँ, मैं वहाँ कहाँ से ले रहा होता हूँ, मैं वहीं से ऑर्डर कर देता हूँ, इतने में घर पे आटा पहुंच जाता है। रेव कहती है आपने ऑर्डर कर दिया था और क्या, ठीक है। तो होता क्या है, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। अब बताओ मुझे कोई और बंदा बोले भैया नीचे और भी तो किराने वाले होते हैं, ऊपर से डिस्काउंट भी पता लग जाता है वहां पर कितने की प्रोडक्ट मिल रही है, क्या प्रोडक्ट है, मार्केट में क्या रेट है, मुझे कितने की मिलेगी प्रोडक्ट, मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है चीपर है, कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह मिल रहा है तो मैं ले लूंगा प्रोडक्ट को। अब मुझे देखना होता है मेरी ऑर्डर की प्रोसेसिंग कितनी फास्ट हो रही है, ऑर्डर कितना फास्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी क्या होती है, मैटर करती है मार्केटिंग के अंदर। यानी मार्केटिंग नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, marketing not only depends upon the product quantity and the product quality, marketing does not only depend upon promotion, marketing also depends upon physical distribution, how the goods are being physically distributed, right? That means which channel of distribution I'm doing, then there is a channels of distribution. What do you mean by channels of distribution? Every company has a separate strategy, every company has a separate strategy, like अब आपने देखो कभी बाटा का अगर जूता लेना होगा तो जहां कहीं पे भी आप चले जाओ बाटा का जूता नहीं मिलेगा आपको, बाटा का जूता सिर्फ बाटा के शोरूम पे मिलता है, राइट? सही बात है, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको बाटा का जूता नहीं मिलेगा। तो बाटा वालों की स्ट्रेटेजी क्या, अपने आउटलेट बनाओ। लेकिन रिलैक्सो का जूता, रिलैक्सो का कभी कोई आपको शोरूम नजर नहीं आएगा। अब रिलैक्सो का क्या, हर दुकान पे रिलैक्सो का जूता मिलता है, सही बात है। एक्शन का जूता हर दुकान पे मिलता है, रिलैक्सो हर दुकान पे मिलता है। लेकिन आपको कहीं पर भी जो हमारे दूसरे जो हमारे एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, इन सब के शूज नहीं मिलेंगे जल्दी, क्योंकि पर्टिकुलर इनके आउटलेट होंगे, वहीं पर जाके मिलेगा आपको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट आई मीन टू से कि जो हमारे शूज वगैरह है, हर कंपनी की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है कैसे अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने बेचना है। सम business houses have their own strategy, some follow that there should be telecalling। अब कई तो अपने आउटलेट भी नहीं बनाते आजकल। तो पता है आपको, धीरे धीरे आपके आउटलेट जितने भी है, पहले आप कितने सारे आउटलेट देखते थे जो मार्केट में होगा, तो धीरे धीरे बंद होते जा रहे, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग ऑनलाइन, everyone is coming online and they're selling their product online only. And how they are selling their product online? They're just selling the product online to fetch the maximum number of customer। क्योंकि उनको पता है क्या लगता है, कहते हैं भाई देखो हम एक आउटलेट लेते हैं, उसके नाम एक मैनेजर बिठाना पड़ता है,
5-6 बंदों का स्टाफ रखना पड़ता है, 15-20 हजार रुपए हर बंदे की सैलरी होती है, उस जगह का रेंट होता है, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, 50 चीजों की कॉस्ट आती है। कह रहे हैं हम क्यों इतने पैसे खर्च करें? इतने पैसे में तो हम अपनी ऑनलाइन में अगर मानो कमीशन भी देते हैं 10%, तो हमें कोई बुरा नहीं, क्योंकि दुकान पे भी कमीशन देनी पड़ती है हमें, तो दुकान पे भी हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, दुकान पे लड़के भी रखने पड़ते हैं, ऊपर से कस्टमर को तब भी डिस्काउंट देना है, तो क्यों ना ऑनलाइन ही प्रोडक्ट बेच दिया जाए। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने में बड़ा फायदा है। अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच देते हैं तो क्या बुराई है उसके अंदर? ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के अंदर एक फायदा होता है क्या, कि भाई जो भी प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचो, कस्टमर आपके पास आएगा, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट दिखाओ वहीं पे ऑनलाइन ही, और आपसे सिर्फ भिजवाने की तो कॉस्ट आएगी बस आपकी, वैसे भी आपकी इतनी सारी कॉस्टिंग आती थी, और एक कस्टमर से हम प्राइस भी चार्ज कर देते कई बार, तो ऑनलाइन हम प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कितनी आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, मुश्किल से 10-20 रुपए 50 रुपए खत्म। सो व्हाट इज द लॉस? वेदर वी शुड ओपन आवर आउटलेट or we should sell our product through online media? What do you think? Sir, through online media. Online media. So that is much better. So channel of distribution भी बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। अब डिपेंड ये करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर रहे हो। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे तरीके के होते हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनना, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप कस्टमर हो, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं आपको डायरेक्ट अपना आउटलेट खोलूंगा, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, जैसे कि बाटा। Am I right? Yes, मैं sir. बाटा ने खुद जूता बनाया, खुद ही बेचा, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। दूसरा क्या तरीका होता है, भाई आपने मानो मैन्युफैक्चरर हो, आपने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर रखा, ठीक है, अब होलसेलर ने आगे क्या रखा, रिटेलर, और रिटेलर ने क्या बेचा, माल को बेचा, ये दूसरी तरह के प्रोडक्ट हो गया। हो सकता है कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सीधा रिटेलर को बेच दिया, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया, ऐसा हो सकता है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को डायरेक्ट बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को डायरेक्ट बेचा, डन, ऐसा भी हो सकता है। Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को माल बेचे, होलसेलर से रिटेलर है, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास आए, ये भी एक दूसरा तरीका है। इज इट बैड? इट इज आल्सो गुड। एम आई राइट? Yes, sir. So that is a one other way for selling the product. That means what I told you, number 1, the company is selling directly to the customer, no mediator. Company is selling directly to retailer, retailer selling to customer. Number 2, company is selling to wholesaler, wholesaler is selling to retailer, retailer selling to customer, right? And the other way is कंपनी को अब पूरी इंडिया में माल बेचना है, बहुत पूरी इंडिया में माल बेचना है। अब होलसेलर को डिसाइड करना बड़ी दिक्कत है, तो कंपनी क्या कहती है, भाई मेरी प्रोडक्ट पता नहीं कल को ना बिकी तो होलसेलर तो मुझे कल को वापसी कर देगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी से एक एजेंट होते हैं, कंपनी के एजेंट होते हैं, और वो एजेंट क्या करते हैं, एजेंट सारा का सारा माल उठा देते हैं, कंपनी सारा A to Z जितना भी माल कंपनी का सब उठा देते, कहेंगे जो भी माल आप हमें दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, गिव अस द होल प्रोडक्ट। वो सारा का सारा माल कंपनी से खरीद लेते हैं एक तरीके से एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और वो कंपनी हमेशा बनाकर सिर्फ उन्हीं को देगी। अब वो जितना मर्जी मार्जिन जांच करे, जितने मर्जी में प्रोडक्ट बेचे, उसको कोई लेना, कंपनी अपना मार्जिन ले रही है अच्छा खासा। अब वो रिटेलर क्या करता है, वो एजेंट क्या करता है, एजेंट दुनिया और जहान में अपने होलसेलर को बनाता है। होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। यानी कि हमारी कंपनी ने डायरेक्टली अब होलसेलर के पास खुद जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि होलसेलर के पास जाना मतलब उनको मेजर डिस्काउंट देना ना देना उन कंपनी के हेडेक नहीं है। कंपनी सारा सारा माल किसको बेचती है, एजेंट को बेच देती है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। बताओ, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग द प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सो व्हाट दिस ऑल आर कॉल्ड, अब इन चारों का भी तो मार्केटिंग तो नाम नहीं है इन सबका नाम होता है मार्केटिंग मिक्स। क्या नाम होता है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, इफ यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सिंग यू वांट। अगर मानो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्रोडक्ट पे लगा दोगे तो भी आपका प्रोडक्ट बनाना बेकार हो जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्राइस पे लगा दोगे तो भी आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्रमोशन पे लगा दोगे, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्राइस भी ठीक नहीं है, तो भी बेकार हो गया। अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दोगे तो भी आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। यानी कि आपको सारी जगहों पर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा मुझे किस स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो ऑल दीज आर जॉइंटली कॉल्ड एज मार्केटिंग
मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स में सब कुछ आएगा, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्राइस, पर्सनल सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी राजीव बताओ, क्लियर है? यस सर। सो दिस इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। अब बताओ यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछो, मैं दोबारा बता देता हूँ। बताओ, डन? नो डाउट सर। अब एक एक करके ना अपन इन सबको रीड कर देते हैं, दैट विल बी बेटर। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट का टाइम, एक सेकेंड। ओके डन, क्लियर। सो दैट मेक्स द स्ट्रेटेजी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। चैप्टर हमारा एक तरीके से काफी हद तक मैंने आपको बता दिया है। अगर हमने इसको रीड कर लिया, समझ हो गया चैप्टर का, तो ठीक है। तो निकालते हैं हमारे नोट्स के अंदर जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, उन सबको एक एक करके बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ते ही बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। और मैं अब आपको इसकी स्टोरीज बीच बीच में ही बता दूंगा क्या क्या मेरी स्टोरीज है। ठीक है, आप पहले ना बेटा क्वेश्चन 2-3 है ना, आपके बुक कौन सी है? संदीप करेगा, सुभाष दिया है? सर दोनों में से कोई नहीं है, पूनम गांधी है। ओहो, चलो देखते हैं। लेट अस डू व्हाट वी कैन डू। मार्केटिंग मैनेजमेंट नोट्स, हम ये सब कुछ यहाँ बुक से अपने नोट्स में से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो मार्केटिंग मिक्स ही बाई चांस सामने आ गया, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स ही हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, राइट। मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है हमारा? कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिन जिन चीजों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना, combination of variables or tools chosen by a firm to prepare its market offering is called marketing mix। यानी whatever the factors जिसके ऊपर कंपनी को रिलाय करना होता है, जिस पे कंपनी को डिपेंड करना होता है, उसका नाम क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स। The four main elements of marketing mix are, चार जो मेन चीजें हैं मार्केटिंग मिक्स की, वो क्या क्या है? The four main factors of marketing mix are, अभी मैंने को बताया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, राइट। यही चार बताए थे बेटा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक नाम बोलते हैं मार्केटिंग में, पर 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 पल। वो गाना सुना, पल 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 पल, तो उससे बना पर 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 पल। ठीक है, पर 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 पल, 3 बार पर है, फिर हमारा पल है। पल मतलब प्लेस, पर का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस का मतलब प्राइस, और पर से क्या बनेगा? प्रमोशन। पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। डन। These are the factors on which you have to concentrate. So these elements are more popularly known as 5 P's of the marketing. ठीक है, हम इनको 4 P का नाम देते हैं मार्केटिंग के। क्लियर? हाँ जी बताओ राजीव, क्लियर? ओके, so that is known as marketing mix. Now there are, what are the factors of marketing mix? मार्केटिंग मिक्स के अंदर, दैट मीन मार्केटिंग का में क्या डिसीजन है ना, ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होता है। The factor which affect the marketing decisions are controllable factor, एक वो फैक्टर होता है जो कंट्रोल किए जा सकते हैं। All such factors which can be influenced at any level of firm are called controllable factor. And decisions like pricing of the product, packaging of the product, formulating marketing strategies, branding, etc. are the decision taken at the level of marketing manager of the firm. Marketing manager इन decisions को लेता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर मतलब जो हम लेते हैं, और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे पर डिपेंड ही नहीं करते, जैसे कि all other factors which affect marketing decision but are not controllable at firms level are called uncontrollable environmental factors like government, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, सेकंड या थर्ड चैप्टर में इसी में बिजनेस स्टडीज के बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था ना हमने, तो वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब यहाँ था। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, नंबर 1 टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस कैसी हैं, इन्फ्लेशन रेट हमारा कैसा है, इन्फ्लेशन रेट के बाद हमारे पास पड़ेगा क्रेडिट पॉलिसी कैसी है बैंक्स की, अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन ऑफ द फर्म बट मार्केटिंग मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर दैट, मार्केटिंग मैनेजर का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ जी बेटा, डन, क्लियर है? यस सर। ओके, देन अब हम प्राइसिंग के बारे में बात करें। जो मैंने आपको प्राइस के बारे में पढ़ाया था, अब हम प्राइस के डिटर्मिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं प्राइसिंग के अंदर हमारा आता क्या है। एक्सप्लेन प्राइसिंग एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? देखो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, मैंने आपको खुद ही बताया कि प्रोडक्ट के अंदर अगर मुझे खाली बेचना हो, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ही बेटर बना दूं, अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो सब बेकार। प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर, price may be defined as the amount of money paid by the buyer or received by the seller in consideration for purchase of a product or service. Now, pricing is the process of fixing the price of product or service. यानी कि pricing क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। Pricing plays an important role in the marketing of the goods and services. It is often used as a regulator of demand of the product. यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड को रेगुलेट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, क्या करो, प्राइस अपना दिमाग से सेट कर दो। अगर आप चाहते हो डिमांड ज्यादा हो, प्राइस कम से कम रखो। अंडरस्टूड है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. It is often used as a regulator of demand of a product. Generally, if the price of the product is increased, the demand comes down, and vice versa. Pricing is considered an effective weapon used during stiff competition, as many firms compete with each other on the basis of price. यानी ज्यादातर फर्म्स किस बेस पे compete करती है? प्राइस के बेस पे, ठीक है ना? Then price affects the revenue and profit of the firm. प्राइस जो होता है इफेक्ट करता है किसको? तो हमारी डिमांड को, रेवेन्यू को और प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करता है। अंडरस्टूड? अगर हमने प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया तो मे बी कस्टमर आ जाए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में अगर प्रॉफिट ही नहीं निकल पा रहा तो फायदा क्या हो? और अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे तो भी फायदा क्या हो? ठीक है। ड्यू टू दीज रीजंस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग फर्म्स। एम आई राइट? यस सर। ओके, देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग? मैंने आपको बताई थी सारी बातें, बस अब उनको लिखा हुआ देखो। मैं बड़े फटाफट से बोलता चला गया था, ठीक है, लेकिन बस अब मैं आपको उन सबको प्रॉपरली रीड करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था प्राइस किस बात पे डिपेंड करता है? प्राइस इस बात पे डिपेंड करता है मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है सबसे पहले, ठीक है। मैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट का प्राइस इसी बात पे डिपेंड करेगा मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट जो हो सकती है आपकी और किसी दूसरे बंदे की अलग अलग आ रही हो, आप सोचोगे वो कैसे? भाई मानो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, अब आपकी जो फैक्ट्री है वो रॉ मटेरियल के एकदम पास में है जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी? कम आएगी, ज्यादा आएगी? सर कम आएगी। लेकिन अगर मानो आपको रॉ मटेरियल जो मंगवाना पड़ता है कहीं दूर से मंगवाना पड़ता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आ रही होगी, तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। और अगर मानो कई बार क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल तो बहुत पास से मिल रहा है, लेकिन जो आपको बेचना है बहुत दूर जाके बेचना है, तब क्या होगा? तब भी कॉस्ट आपकी बढ़ गई। लेकिन मानो आप जहां बना रहे हो और जहां बेचना है वो दोनों मार्केट आपकी एकदम साथ साथ, तो क्या होगा? फिर आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अंडरस्टूड है? Isn't it? यस सर। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, सेलिंग पॉइंट कितनी दूर है आपका, ठीक है। आपके जो कस्टमर, जैसे मानो मेरा एक भतीजा है, सॉरी भांजा कह रहा हूँ, मेरा भतीजा जो है, अब उसको एक फैक्ट्री लगानी थी। अब उसने क्या करा, फैक्ट्री में क्या करना था उसको, प्रोडक्ट बनाना था। जैसे आप देखते हो ना आपके मोबाइल वगैरह में क्लीनिंग करने के लिए केमिकल्स आता है, प्रोडक्ट को कई बार क्लीन करने के लिए, तो एक केमिकल सा बनाना था उसने। वो जो उसकी कॉस्ट थी कोई 2-3 रुपए की कॉस्ट थी, मतलब 5 रुपए की कॉस्ट आती है उसकी ज्यादा से प्रोडक्ट को बनाने में। बॉटल आती है कोई 4-5 रुपए की, तो 10 रुपए की कॉस्ट पड़ती है उसको। और वो जो उसकी बॉटल होती है बिकती है तकरीबन 80 से 100 रुपए की। लेकिन अब उसको बताओ बेचना कहाँ पर है? बेचना तो गफार में है।
लेकिन उसने फैक्ट्री लगा दी करोल बाग के अंदर। अब यहाँ पे वर्कर ही नहीं मिलते, वर्कर ढूंढने जाओ, वर्कर 15,000 से कम कोई बात ही ना करे। अब उसको बड़ी परेशानी होती है, कहता हूँ चाचा प्रॉफिट तो अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो रेट कम पे बेचने को तैयार है। मैंने कहा फिर कुछ और देख लिया। उसने क्या करा, उसने जाके फैक्ट्री लगाई फिर नांगुदई। अब नांगुदई जो एक बहुत हल्का है, हल्के इलाका है, वहां पे जाकर उसकी लेबर पता कितने की मिलती है, जो है 15,000 की, 5,000 रुपए में लेबर मिल जाती है। लेडीज होती है घर के आसपास की, वहां पे काम करने आ जाती है, और जगह का रेंट भी इतना कम है। यहाँ पे रेंट था उसका कोई 23-24 हजार रुपए, वहां पे रेंट है 7-8 हजार रुपए, और उससे दुगनी बड़ी जगह है। 8,000 रुपए का रेंट, जगह भी उससे बड़ी, कॉस्ट भी उससे कम, सब कुछ बेटर हो गया उसके। He says, I am very good in it. So that is known as cost of the product. तो इसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्ट प्राइसिंग। इट इंक्लूड्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, सेलिंग करने में क्या कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 फिक्स कॉस्ट, जो उसको खर्च करनी, जैसे रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना के चक्कर कुछ भी होता रहे, उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा। कुछ आती है वेरिएबल कॉस्ट, जो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वर्कर और ज्यादा रखेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वर्कर को हटा देगा, वेरिएबल कॉस्ट। तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कुछ हद तक फिक्स रहती है फिर वेरिएबल हो जाती है, फिर बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन होगा। सो दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये आपने लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है। बताओ बात समझ में आती है तक? Yes, sir. ठीक है बेटा। सो दैट इज नोन एज cost. Sum total of all these 3 costs, the minimum level at which the production may be sold. Sum total of all these costs are set at a minimum level at which the product may be sold. Generally, all the firms set a price which covers all the cost and reasonable profit margin. कंपनी की कोशिश क्या रहेगी, सारे कॉस्ट भी कवर हो जाए और कम से कम रीजनेबल प्रॉफिट तो मिल ही जाए। However, at the time of introducing a new product or while entering into the new market, product may be sold at a price which does not cover all the cost, but in the long run, its firm can survive only. Firm can survive only when there is a cost can be, if all its costs are covered. ठीक है, when all the costs are covered, the word थोड़ा सा गलत है गया, but in the long run, if the firm can survive only, the firm can survive only when all its costs are covered. जब सबके सब कॉस्ट उसकी क्या हो रही है, कवर हो रही है। क्लियर होती बात? हाँ जी बेटा, डन। Yes, sir. नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए बायर। द मैक्सिमम, अब आता है प्राइस ऑफ द बायर, जो मैंने आपको बताया ना डिमांड। अब डिमांड कैसी है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैसी है, उसकी बात करें। द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए बायर is willing to pay the value of utility of the product and minimum price of the seller is willing to sell the product is the cost of the product. यानी cost of the product कैसी है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसी है, हमारी प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैसी है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इन सब बातों पर हमारा क्या कहता है, प्राइस डिपेंड करता है। देयरफॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर and should be fixed on the basis of utility of the product and the intensity of the demand. कि हमारी डिमांड की इंटेंसिटी कैसी है। Just a minute. Okay, done, it's done. Then intensity of the demand, further price of the product is affected by elasticity of demand. मतलब प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं जरा सा प्राइस बढ़ाओ कस्टमर एकदम से गिर जाए। जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी इसकी क्या मतलब होता है, बताओ। जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी इसका क्या मतलब है कि प्राइस जरा सा बढ़ाओगे डिमांड एकदम से गिर जाएगी। और अगर मानो इलास्टिसिटी कम है, अब इलास्टिसिटी ज्यादा है
और प्राइस जरा सा कम करोगे कस्टमर बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब दूसरी प्रोडक्ट को छोड़ के कस्टमर इधर आ जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट है इलास्टिक डिमांड। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, प्राइस कम करते कस्टमर ज्यादा, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, तो जैसे ही आप प्राइस बढ़ाओगे आपके कस्टमर बहुत सारे आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको ये भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डन। सर ऐसे भी तो होता है ना कि प्राइस बढ़ाते तब भी डिमांड उतनी रहती है। हाँ, तो वो इनइलास्टिक डिमांड होती है। ऐसी प्रोडक्ट कैसी है, हो इनइलास्टिक है? सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सकती। हर तरह की प्रोडक्ट होती है। जैसे नमक है, अब नमक का आप जितना मर्जी प्राइस रख दो, लोग नमक तो खाएंगे खाएंगे, खाने में मिनिमम नमक जो आपको चाहिए। आप कभी नमक ज्यादा खा सकते हो? नो सर। नहीं ज्यादा खा सकते भाई, जितना खाना उतना ही तो खाओगे ना, जैसा आपको टेस्ट है। और वो टेस्ट आपका सदा बरकरार है। ये तो देखो नमक महंगा हो गया, मैं नमक नहीं खाऊंगी आज, या नमक सस्ता हो गया, चलो आज नमक नो ज्यादा खा सर, लेंगे। ऐसा तो होता नहीं ना। बट सर वो तो नेसेसिटी हो गई ना, मेन हाँ, थिंग। तो यही तो कह रहे हैं, इनइलास्टिक डिमांड है ना उसकी। डिमांड तो इनइलास्टिक है, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे गिर जाए, नमक तो आप उतना ही खाओ। ठीक है ना। अब बट दवाई अगर सर आपको जैसे मैगी है, तो मैगी के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। मैगी के प्राइस तो बेटा बहुत थोड़े से बढ़ते हैं। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल, दवाइयाँ होगी। अब ऐसा तो है दवाइयों के प्राइस कम हो जाए तो दवाई ज्यादा खानी शुरू कर दोगे, और नो दवाई का सर। प्राइस अगर कम हो जाए तो दवाई डबल खानी शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, नो तो दैट सर। इज ऑल्सो इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब उसके प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस चाहे कितना मर्जी हो जाए, आपको दवाई अगर आपको लेनी है तो लेनी है, छोड़ोगे थोड़ा दवाई को। ठीक है, सो दैट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ जी सर। देन देयर कम एक्सटेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर मानो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन कम है तो अपना प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी मोनोपोली है बाई चांस, तो बहुत ही बढ़िया हो गया, सोने पे सुहागा हो गया फिर तो। द प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइंस द मिनिमम price of the product and utility of the product price, but it is actually the nature and the degree of competition which fixes the price of the product. In case of lesser degree of competition, market price of the product will be closer to the maximum price, and in the case of free market, जब बहुत सारे कस्टमर हो, बहुत सारे बायर सेलर, तो फिर प्राइस आपको कम ही रखना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना होगा कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने आपको बताया था, अगर आपका प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, तो प्राइस कम रखोगे। यानी कि आप प्राइस मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो, या मार्केट शेयर गेन करना चाहते हो, क्या आपका मेन लॉजिक क्या है। अगर मानो एक मार्केट है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव और वो फिर भी आप सर्वाइव करना चाहते हो, सर्वाइव करने के लिए क्या करोगे, प्राइस अपना कम रखोगे। ठीक है, तो प्राइस का मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आपका मेन मोटिव हो सकता है। A firm in an objective of maximizing profits in the short run will fix high prices, but if the company has plans to maximize profit in the long run, fix low price. ये प्राइस मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, गलती से लिखा हुआ। एक्चुअली ना कई चीजें गलत हो गई हैं, पता नहीं कैसे गलत हो गई, आई डोंट नो। कुछ वर्ड्स है ना अपने आप पता नहीं वो लिखते हुए शायद चेंज हो गए हैं, या कई बार ऑटो करेक्ट कर देता है ना, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। तो ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, मार्केट शेयर में अगर आपको लीडरशिप लेनी, अंडरस्टूड है, प्राइस कम रखोगे। और अगर आप कहते हो नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरे पास जितना है मैं भगवान की दया से अच्छा है, तो आप प्राइस ज्यादा ही रखोगे। सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफ द फर्म हैज टू मीट द चैलेंजेस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर in the form of more efficient product, then it may offer the lower prices so that it can survive with the competition. Attaining product quality leadership, अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है तो आप प्राइस हाई रखोगे। आपको हमारे जैसे कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारा मोबाइल का, लेकिन वो जो हमारा आईफोन है उसका प्राइस हमेशा हाई रहता है, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। If a firm wishes to produce high quality product and maybe leader in the market, it has to incur high cost on research and development. A firm has to fix a high price to recover the additional costs incurred, isn't it? हाँ जी बेटा, क्लियर। देन आपका ये भी डिपेंड करता है, मैंने को बताया था मार्केटिंग के मेथड कितने यूज कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग के मेथड बहुत ज्यादा यूज करोगे, अंडरस्टूड है, कटेगा तो कस्टमर ही ना, प्राइस तो आप उसी से चार्ज करोगे जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट करो, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कस्टमर से ही सारे पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कई बार क्या होता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहे ज्यादा आ रही, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ का प्राइस ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते, तो क्या करोगे। जैसे कई मेडिसिन होती है जो कि नेसेसिटी है, गवर्नमेंट कहती है उनका प्राइस आपको कम ही रखना है, यू हैव नो चॉइस, देन यू हैव टू कीप इट लो। ओके,
तो गवर्नमेंट ने लीगल रेगुलेशन कैसे, इन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट में इंटरवीन इन द रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिक्लेयरिंग द प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का डिसाइड करते। जैसे आपने सुना होगा लास्ट ईयर जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, एक प्राइस फ्लोर पढ़ा था, प्राइस सीलिंग पड़ी थी, आप इससे ज्यादा प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकते या इससे कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते कई बार, ठीक है। तो दैट इज नोन एज प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, पढ़ा था लास्ट ईयर मार्केटिंग। यस सर। तो दैट इज द थिंग। ओके डन। ओके अभी इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बच्चे तो अभी आ नहीं रहे हैं आजकल, देखते हैं फिर क्या करना है। अभी अकाउंट्स की क्लास में लेट ही लूंगा मैं, सुना अगर दिव्यांशी वगैरह आ रहे हैं तो देखते हैं, नहीं तो फिर 4 बजे क्लास लूंगा। सर तो आप ग्रुप में अगर स्टूडेंट्स आएंगे आप मैसेज कर देना। नहीं आप ही डाल दो ग्रुप में कि क्लास 4 बजे ही है। ओके कीप द क्लास एट 4। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे।